Vats is rank 1 CAPF 2021 this time. Hello everyone, this is Vishankha Daga from Forum IAS, and today we have with us Himanshu Vats, rank 1 CAPF Assistant Commandant exam. And through a one-to-one conversation with him, let's have a little bit insight about his preparation and how to do well in CAPF exams. Hello Himanshu, how are you feeling? I am feeling great, ma'am. First of all, I would thank the whole Forum IAS community for inviting me for this opportunity and to share my strategy and my experiences to all the students. So thank you so much for that. And talking about my feeling, ये मेरे लिए काफ़ी एक अच्छी feeling है, काफ़ी like ना digest होने वाली feeling है कि थोड़ा feel होता है कि unbelievable भी है कि rank 1 ही आ जाना सीधा. तो अभी तो digest करने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को. So what were you expecting when the result came? कि even before the result, कि where will you stand and how the experience was different? मैम कहीं ना कहीं दिमाग में था कि सेलेक्ट तो अपन हो रहे हैं और अपने को था कि ऐसी 60-70 रैंक तक तो आ जाएगी आराम से. लाइक एक सीट तो फिक्स है अपने को, ये था. बाकी जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे वो बोलते रहते थे कि हिमांशु वत्स की रैंक 1 फिक्स है. अच्छा. क्योंकि मैं पिछले 1 साल से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था सोशल मीडिया पे भी, तो वो कहीं ना कहीं बोलते थे और वो सच हो गया लास्ट में. That's actually really good for you and still again congratulations. Thank you so much. So let's talk little about your education and family background. So let's start that. मैम अब मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो मैं झटीगरा गांव से बिलोंग करता हूं, जो कि नजफगढ़ का ही एक पार्ट है. और नजफगढ़ हमारा साउथ वेस्ट दिल्ली सब डिस्ट्रिक्ट जो है उसका पार्ट है दिल्ली के अंदर. मेरी फैमिली में मेरे फादर जो है वो एक फार्मर है और आई वुड से मार्जिनल फार्मर है, और मेरी मदर एक हाउस वाइफ है और बाकी मैं बड़ा हूँ. मेरी एक छोटी सिस्टर भी है जो कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रही है अभी. बात करें मेरी एजुकेशन के बारे में तो मैंने अपनी एजुकेशन नजफगढ़ से ही पास करी है. मैंने अपनी जो 5th क्लास तक की पढ़ाई करी थी वो राज मॉडल स्कूल पब्लिक से पास करी थी, जो मेरे गांव के पास में ही है. और फिर मैंने अपनी 10th क्लास की जो एजुकेशन है वो पास करी थी कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल से, जो कि नजफगढ़ में ही है. एंड उसके बाद मैंने अपनी 12th राव मान सिंह पब्लिक स्कूल से पास करी थी, जो कि वो भी नजफगढ़ में ही है. और फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन NSIT नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारका के अंदर जो है उससे मैंने अपनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी. और उसके बाद से मैं फिर UPSC की प्रिपरेशन में लग गया था. So it's like कि it was a huge journey for you. Yes, and especially important aspect जो आपकी preparation का है कि neither of your parents services में थे. So from where does the motivation came to you? कहाँ से आपको realize हुआ कि कब आपने realize किया कि you need to prepare? जी मैम, सर्विस में तो छोड़ो, वो ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं है, 12th पास हैं दोनों. और उनको ज़्यादा नॉलेज थी भी नहीं कि क्या है. उनको बस सिर्फ ये था कि भाई कोई अच्छी नौकरी कर लो, कोई प्राइवेट नौकरी कर लो, कुछ लग जाओ, सरकारी लग जाओ. बट ये कभी नहीं सोचते होंगे कि ग्रुप ए बनना है या. बट मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि मुझे ग्रुप ए में जाना है. तो जब मैं ग्रेजुएटेड हुआ 2019 जून में, तो वहाँ मैंने सोचा था कि मैं UPSC की तैयारी करूँगा. ऑल्दो 1-2 साल पहले ही प्लान बन गया था. बिकॉज मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं उसी कॉलेज से हूँ जहाँ से ईरा सिंगल मैम जो थी वो पास हुई थी. और 2006 की वो ग्रेजुएटेड है. तो वो 2014 में उनकी रैंक 1 आई थी सिविल सर्विसेज में. तो वो 2015 में शायद आई थी NSIT और मेरा फर्स्ट ईयर था. तो तब मैं उनको देखा था, तब पता चला था IAS भी कुछ होता है. वहाँ से सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करी. फिर CAPF का भी पता चला. CAPF के भी कुछ टॉपर्स फिर हमारे कॉलेज से निकले. तो फिर CAPF और सिविल सर्विस को मैं लेके चलना शुरू कर दिया. तो ये मोटिवेशन थी. बाकी मेरी पूरी फैमिली में कोई भी पब्लिक सर्विसेज में नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं है, और ग्रुप ए में तो दूर दूर तक कोई नहीं है. तो ये था कि मुझे करना है वो. So it was the ripple effect कि आपसे पहले कुछ गए थे and then you decided to follow the same path. जी मैम. And one more thing, like you said कि family में कोई भी नहीं था, and often जो बहुत many students are actually underconfident that they don't have the background and the exam is tough. So do you like to talk about कि can this myth be broken? You know, it's not that tough exam, just another exam.
मैम मेरे हिसाब से तो मिथ ब्रेक हो चुकी है क्योंकि मेरे फैमिली में कोई है ही नहीं गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर, ना मेरे फादर ना मदर, ना पेटर्नल साइड ना मेटरनल साइड, कोई भी नहीं है। अगर है भी तो वो लोअर रैंक्स के ऊपर है। ग्रुप ए में तो कोई भी नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। तो ये डिपेंड, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। मैं सारी प्रिपरेशन गाँव से रह करके की है, ऑल्दो दिल्ली का गाँव है तो ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बट स्टिल अगर मुझे कुछ सामान भी लेना है तो मेरे गांव से करोल बाग तक आने में भी लगभग मुझे 2 घंटे लगते हैं। तो मैं बस सारा गांव से रह करके प्रिपेयर किया। किसी को अगर ये लगता है कि गांव से रह करके नहीं हो सकता या फिर पेरेंट्स होशियार होने चाहिए बहुत ज्यादा या गवर्नमेंट सर्विस में होनी चाहिए तभी आपका होगा, तो ऐसा कोई रूल नहीं है, ये मिथ है टोटली और मैं इसको बस करता हूँ। एक्चुअली दिस इज लाइक इट्स नॉट ओनली कि आपका बैकग्राउंड विलेज वाला था एंड इतनी ज़्यादा कोई देयर वाज नो वन गाइडिंग इन द फैमिली एंड येट यू डिड दैट, सो दिस इटसेल्फ इज एन एग्जांपल। आपने एक चीज़ और बोली कि कंटेंट आसानी से दिल्ली में मिल जाता है एंड जनरली दैट्स व्हाट आई वांटेड टू लाइक टॉक अबाउट कि कंटेंट जैसे GS पेपर 1 पेपर 2 है, पेपर 1 स्पेशली, तो आप कौन से सोर्सेज को आप रेफर करते थे जो कि आपको हेल्प करते हैं? मैम सोर्सेज की बात करें तो वही सेम है जो सिविल सर्विसेज में बच्चा पढ़ता है, जो CDS में जो बच्चा पढ़ता है वही CAPF में आता है। तो वही हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, मैथ्स एंड रीजनिंग जो हम CSET में भी देखते हैं, करंट अफेयर्स, बस थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है। सिलेबस सेम है, पैटर्न डिफरेंट है। पैटर्न ये है कि इधर करंट अफेयर्स 1 लाइनर आते हैं, उधर करंट अफेयर डीप वाले आते हैं, उधर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, इधर जनरल साइंस आता है जो 6 to 10th की NCERT से आपका हो जाएगा। तो बस ये पैटर्न डिफरेंट है, बाकी वही पॉलिटी उधर है, वही इधर है। सिविल सर्विस के क्वेश्चन CAPF में आते हैं, CAPF के सिविल सर्विस में जा रहे हैं, CDS में जा रहे हैं, तो वही UPSC बनाने वाली है, तो सब घूमते रहते हैं क्वेश्चन। तो यही स्ट्रेटेजी थी, वही सोर्सेज हैं, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, NCERTs हैं। मैंने 1 साल सिविल सर्विस की तैयारी करी, लेकिन ये समझ लिया कि CAPF में इस 1 साल की तैयारी के अलावा 15 दिन एक्स्ट्रा और चाहिए। वो 15 दिन क्या है जो आपका अलग आ रहा है ना, उसको पढ़ना है। तो मैंने CAPF को 15 दिन वो और 1 साल की तैयारी ये इतना टाइम दिया और ये हो गया। तो जैसे आप बता रहे थे कि जो आप सिविल्स की तैयारी कर रहे थे वही कंटेंट आपका मोस्टली यूज़ हो गया था CAPF में भी। तो जो कंटेंट डिफरेंट आता है एक्चुअली, जैसे पेपर 2 स्पेशली इंग्लिश और ये, तो उसके लिए आपकी अप्रोच क्या थी? आपने क्या मतलब सोर्सेज रेफर किए थे? मैम पेपर 2 या ओवरऑल मैं बताऊं, मैंने CAPF के एग्जाम को 2020, 21 और 22 3 बार क्लियर किया है और तीनों बार मेरे ठीक ठीक मार्क्स रहे हैं। तो कंटेंट वही सेम ही है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, करंट अफेयर्स की मैगजीन जो भी आपको अच्छी लगती हो वो पढ़ो। हर कोचिंग की अपनी अपनी मैगजीन आती हैं, जो आपको अच्छी लगे, जो अवेलेबल हो इजीली, वो आप पढ़ सकते हो। तो ऐसे हैं वही ऐसे हैं, बस इसमें एक आर्ग्यूमेंट आता है जो अलग है, जिसमें हमें फॉर एंड अगेंस्ट लिखने होते हैं। वो कहीं ना कहीं GS के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी कई बार करना पड़ जाता है। एक रिपोर्ट राइटिंग आती है जो बच्चे 12th में भी लिख के आए होंगे, 10th में लिख के आए होंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने लिखी होगी, वो बस फॉर्मेट फॉलो करना है। कंटेंट वही है कि कोई इंसिडेंट हुआ, लाइक हमारा कोई इंसिडेंट हुआ, जैसे हमने ऑपरेशन कावेरी कोई किया, तो बस उसी की डिटेल्स हमें बतानी है उस रिपोर्ट के अंदर। देन कॉम्प्रिहेंशन हर एक बच्चा CBSE में करता ही है, या आपने किसी भी बोर्ड में आप 10th 12th की हो तो कॉम्प्रिहेंशन वो करता है। एक एक्स्ट्रा चीज़ जो पेपर 2 में आती है वो है प्रीसी राइटिंग, जो थोड़ा सा टेक्निकल है और उसको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वो एक फिक्स पैटर्न होता है, उसी के साथ कुछ नहीं, 5 अगर प्रीसी कोई बच्चा प्रैक्टिस कर ले उसका काम हो जाएगा। और एक इसमें आती है ग्रामर, और वो मेरे को तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि मैंने मेंस लिखा है, तो मेंस में जो कंपलसरी इंग्लिश का पेपर है उसमें भी एक ग्रामर आती है, वही ग्रामर इधर भी आती है, तो वो रिपीट होती है एग्जैक्टली। थोड़ा सा डिफरेंस है, लाइक फ्रेजल वर्ब्स आती हैं, तो वो आप याद करके चले जाओ। तो पेपर 2 के लिए मैंने बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया। मेरे को ये था कि एटलीस्ट एंड गोल आपको पता होना चाहिए। आपका एंड गोल क्या है, आपको मार्क्स लाने हैं, फिर चाहे पेपर 1 से लाओ, पेपर 2 से लाओ, इंटरव्यू से लाओ। उसी तरह सिविल सर्विसेज में अगर किसी को मार्क्स लाने हैं, फिर चाहे वो CSET में पूरा मैथ्स करके आ जाए, कोई पूरा कॉम्प्रिहेंशन करके आ जाए, आपको सिर्फ मार्क्स लाने हैं। ऑप्शनल से लाओ, GS से लाओ, इंटरव्यू से लाओ। तो मेरा टारगेट पेपर 1 की तरफ था। लास्ट ईयर 133 थे, इस बार 185 हैं, 52 मार्क्स तो इधर गेन। और इंटरव्यू में लास्ट ईयर 90 थे, इस बार 110 हैं, 20 मार्क्स का इधर गेन। 314 से मैं 388 तक पहुंच गया, तो 72 मार्क्स का गेन, 74 मार्क्स का गेन। ये पता लगाते हुए कि बस हमें गेन किधर करना है वो पता होना चाहिए। पेपर 2 में मेरा दोनों बार 91 एंड 93 रहा है, तो कोई खास गेन है नहीं, तो सारा उसमें था। तो सोर्सेज यही है, बस पैटर्न समझना जरूरी है बहुत। तो आपके लिए मतलब पेपर 1 वाज ऑलवेज मोर इम्पॉर्टेंट, तो आपने वहीं फोकस रखा अपना। दैट ऑल्सो लाइक इम्पॉर्टेंट थिंग टू हाईलाइट हियर इज कि आपने बोला कि पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए PYQ की कितनी इंपॉर्टेंस होती है?
मैम PYQ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है पैटर्न को समझने के लिए। लाइक मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं तो CAPF के एग्जाम में अगर 125 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें से 30 क्वेश्चन साइंस के हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था तो कहीं ना कहीं ये था कि ये भी हो ही जाएगा, तो मैंने साइंस को देखा लेकिन गलत जगह से देखा। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ये पता लगाना भी जरूरी है, फिर उनको पढ़ना कहाँ से वो भी जरूरी है। मैंने गलत बुक चूज करी, सारा टाइम चला गया उसमें और कुछ रिजल्ट नहीं मिला, साइंस के सारे गलत करके आ गया मैं। लेकिन अगले अटेम्प्ट में मैंने पता लगाया कि साइंस आ कहाँ से रही है, तो NCERT से आ रही है 6 to 10th की। और वो 30 में से लाइक पिछली बार 17 क्वेश्चन सही थे, इस बार 30 में से 25 सही थे, तो 22 मार्क्स यहाँ से आ गए। जस्ट बिकॉज अपने सोर्सेस पता लगा लिया कि साइंस के इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग के 15 आ रहे हैं, एक भी गलत नहीं होना चाहिए किसी भी एक इंजीनियर का। अगर कोई इंजीनियर है एक भी सवाल गलत नहीं करके आएगा, अगर वो गलत कर रहा है तो उसकी फिर वो पीछे जा रहा है, वो फिर आप दिल पे ले लेते हो कि ये नहीं होना चाहिए। मैंने 2020 में 3 गलत कर दिया तो 2021 में और 22 में सारे सही करके आया हूँ। और तीसरा जो पैटर्न का मेन पार्ट है वो है करंट अफेयर्स। 2020 में मैंने करंट अफेयर्स 15 आए होंगे, मेरे 2 या 3 सही थे। 21 में 15 आए थे, मैंने 12 अटेम्प्ट किए, 12 के 12 सही थे। तो वो समझ लिया कि क्या आता है। लाइक बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, सिविल सर्विस में नहीं आएगा ये, लेकिन CAPF में आएगा। बुक्स एंड ऑथर, ये बुक किसने लिखी है, ये अवार्ड किसको मिला है, ये इवेंट वाइज की थीम क्या है, ऐसे क्वेश्चन ये पता लगा लिया तो फिर कर लिया। सो मतलब यो दोनों एग्जाम्स में करंट अफेयर पढ़ते हैं, लेकिन अप्रोच अलग होती है दोनों एग्जाम। तो आप कुछ नोट्स मेकिंग करते थे बेसिक्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए? मैम मैं नोट्स वाला इंसान हूँ नहीं, बहुत कम बनाए मैंने। इंटरव्यू के लिए तो बहुत ज्यादा नोट्स बनाए हैं, लेकिन मैंने रिटर्न के लिए कभी नोट्स नहीं बनाए। मैंने पेपर 2 के लिए बनाए, वो भी पेपर 2 के लिए नहीं बनाए थे, वो भी मेंस के लिए बनाए थे कि मेंस में जो ऐसे होता है उसमें डेटा इकट्ठा कर लेना, कोट्स इकट्ठी कर लेना। कुछ सिविल सर्विस के जो टॉपर्स है लाइक अनुदीप दुरी शेट्टी सर, उनका फंडामेंटल्स ऑफ ऐसे राइटिंग ऐसा करके कुछ है, उन्होंने एक ब्लॉग लिखा था, तो वहां से मैंने वो कोट्स जो उन्होंने लिखी हैं वो सारी उठा ली। एथिक्स की कोई बुक है, उस बुक के अंदर भी लास्ट में कुछ कोट्स हैं वो उठा ली। हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने कोट्स बना ली कि एजुकेशन का अगर आया तो ये लिख देंगे, हेल्थ आया तो ये लिख देंगे, एनवायरनमेंट आया तो ये लिख देंगे। तो ऐसे करते करते बस कंटेंट अपने को था कि भाई न्यूज़पेपर से बन गया, ये वैल्यू एडिशन कर लिया, बस इतना किया। और नोट्स तो मैंने खास किसी के बनाए नहीं। मैं शॉर्टकट वाला इंसान ज्यादा हूँ, लाइक इंजीनियर हूँ तो शॉर्टकट, लाइक मैं पूरे हर मंथ की मंथली मैगजीन नहीं पढ़ता मैं, इकट्ठा कुछ मुझे ऐसा मिल जाए 200-250 पेज का हो, लास्ट में कंबाइन करके मैं एक बार में पढ़ लूँगा उसको। हाँ, that makes more sense. मुझे ये अच्छा लगता है। It's actually true. तो मतलब this highlight one more thing, practice. You have practice, चाहे आपने मॉक ना दिए हो पर PYQ के थ्रू या फिर अदरवाइज आपने प्रैक्टिस किए थे। बट लाइक यू सेड कि सिविल सर्विस ने बहुत हेल्प की थी क्योंकि कॉमनैलिटी है दोनों एग्जाम्स में। बट एक पर्टिकुलर थिंग सिविल सर्विसेज को CAPF से डिफरेंशिएट करती हैं, दैट इज दी फिजिकल एग्जाम एज वेल। सो व्हाट वाज योर डेली रूटीन? हाउ वर यू टेकिंग केयर ऑफ अपनी फिजिकल हेल्थ का कैसे ध्यान रखते थे, अपनी मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रखते थे? मैम फिजिकली तो मैं ठीक ही था, मेरा वेट कभी 65-66 kg से कभी ज़्यादा गया नहीं। हाँ। और जितनी मेरी हाइट है उस हिसाब से परफेक्ट है, लाइक 22 BMI मेरा हमेशा रहा है, 22 से 23 के बीच में। तो वेट का कभी इशू हुआ नहीं। रनिंग की बात करें तो 2020 का जो अटेम्प्ट था मेरा CAPF का, उसमें मैंने 3 महीना फिजिकल को दिया लगातार, डेली अपना रनिंग करना, लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करना, शॉर्ट पुट को फेंकना। फिर उससे मैं यूज्ड टू हो गया उस चीज़ के लिए। और 2021 वाले अटेम्प्ट में सिर्फ 7 दिन दिए फिजिकल को, और 22 वाले अटेम्प्ट में सिर्फ 6 या 7 दिन दिए होंगे फिर से। तो वो आदत हो गई उसकी। So it was not daily part of your routine, but एग्जाम से कुछ दिन पहले आप अपने लिए टाइम निकाल लेते थे? नहीं, डेली तो फिर मैं वॉक तो मैं करता ही हूँ। गाँव में रहता हूँ तो उधर बाहर निकल जाते हैं ना, बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं, तो वो तो मैं करता ही था। गाँव की साफ हवा, रोटी ऑलरेडी आपकी मदद करती है। खेती खेता है दोनों तरफ और रोड बीच में है तो उस पर चलते रहो, तो वो अच्छा लगता है बिल्कुल काफी। So in this, like we have discussed this current affair mock part. The last one is interview. और आप बात कर भी रहे थे कि इंटरव्यू के लिए आपने काफ़ी प्रिपरेशन की थी। So what the role इसमें फोरम आईएएस ने आपकी पूरी प्रिपरेशन में क्या मदद की थी, क्या रोल प्ले किया था, उसको एक बार आप हाईलाइट कर दीजिए। मैम इंटरव्यू की प्रिपरेशन में तो मेहनत की थी, और सबसे ज़्यादा जो मैं ये कहूँगा कि मैंने सोचा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मौका दूंगा, तो जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जहाँ तुम अफोर्ड कर सकते हो उधर जाओ। तो फोरम आईएएस पे मैंने 2020 में भी मौका दिया था,
और 2021 में भी मॉक्स दिया था। और हमने रिक्वेस्ट भी करी थी कि CAPF का मॉक कराया जाए। 2020 से पहले नहीं हो रहे थे, लेकिन हमने रिक्वेस्ट करी थी, तो फिर 2020 के मॉक अरेंज कराए गए हमारे लिए। फिर मैंने फिर से एक बार और रिक्वेस्ट करी, तो 21 वाले भी हुए अरेंज, और हमने फिर 21 के भी मॉक दिए। तो फोरम IAS में मैंने 2 मॉक इंटरव्यू दिए हैं, एक 20 में, एक 21 में, और दोनों ही यूजफुल थे। दोनों से सीखने को मिलता है, हर एक इंटरव्यू से कुछ ना कुछ तो मिलता है। कुछ क्वेश्चंस पता चलते हैं कुछ, और सबसे अच्छी चीज जो होती है वो जो माहौल है, बिल्कुल वो माहौल मिलता है। ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू में वो माहौल शायद आपको ना मिले, बट ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू में जो माहौल मिलता है, जो 3 या 4 जो पैनलिस्ट बैठे हैं, जो आई कांटेक्ट वाली जो चीजें हैं, जो फेस टू फेस देखने वाली जो चीजें हैं, जो एक्सप्रेशन वाली चीजें हैं, वो उसमें ज्यादा अच्छे से निखर के आती हैं। दैट्स एक्चुअली वेरी गुड। मतलब काफी अच्छे स्कोर्स में से काउंट होते हैं। तो इसमें मतलब कि ये डर भी बच्चों के अंदर अक्सर रहता है कि कौन सा मीडियम वो यूज करें इंटरव्यू के लिए। तो देख, इट्स नॉट अ बिग बैरियर। अगर आप हिंदी भी बोल रहे हैं तो वो आपके कॉन्फिडेंस ज्यादा मैटर करता है देन द लैंग्वेज। राइट। इंटरव्यू प्रिपरेशन में जब आते हैं तो पहला स्टेप हमारा डेफ फिलिंग होता है। तो उसके लिए आप क्या मतलब बच्चों को बोलना चाहेंगे कि प्रिकॉशंस रखें, सम डूज एंड डोंट्स, जो कि आपकी इंटरव्यू आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए? मैम सबसे पहले तो डेफ में जो मैं बोलूँगा कि सच्चाई से भरना है, जो भी भरना है, गलत डिटेल्स कुछ भी नहीं डालनी है, क्योंकि बाद में वेरीफाई होगा और आप प्रॉब्लम में आओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो CAPF का बात करूँ मैं, डेफ में 2 चीज़ें होती है। एक तो फोर्सेज, कि आपकी कौन सी फोर्स प्रेफरेंस है। तो 5 फोर्सेज अपनी CISF, BSF, CRPF, ITBP, NSSB, इनमें से आप किसको प्रेफरेंस दे रहे हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा आपका हॉबी सेक्शन, लाइक आपने ग्रेजुएशन क्या की है, ये तो चेंज नहीं कर सकते ना, ये तो जो है वो तो है, लेकिन हॉबीज़ को सोच समझ के भरा जा सकता है। ऑल्दो मैंने तो सोच समझ के नहीं भरी थी, बट सवाल इस पे आए और मैंने अच्छे से हैंडल कर लिया। तो डेफ को अच्छे तरीके से भरना है, अपनी हॉबीज़ वगैरह सोच समझ के डालनी है। लाइक कुछ लोग लिख देते हैं कि वॉकिंग या फिर कुछ भी लिख देते हैं म्यूजिक। अब म्यूजिक क्या है, बहुत बड़ी चीज है। कौन सा म्यूजिक, कैसा म्यूजिक, लाइक अब मैं सोच रहा था कि ये लिखना चाहिए कि नहीं, पर फिर मैंने सोचा कि मेरी हॉबीज में एक था मूवीज एंड वेब सीरीज, तो मैंने ये नहीं लिखा सिर्फ मूवीज एंड वेब सीरीज, मैंने लिखा वॉचिंग कंटेम्प्रेरी इंडियन मूवीज एंड वेब सीरीज। मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया उसको। तो ये ध्यान रखना है, ताकि वो बंदा अगर पूछे भी आपसे तो आप पहले से क्लियर करके चल रहे हो कि सर मेरे से ये एक्सपेक्टेड है ही नहीं, मैंने तो इतना ही पढ़ा है। तो इसीलिए तो वो ये क्लियर होना जरूरी है कि आप क्या भर रहे हो उसके अंदर। बाकी फोर्स प्रेफरेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर सवाल आता ही आता है कि क्यों CAPF में आना है और क्यों CISF में जाना है। Your preference was CISF? CISF first. Okay, हाँ. जी मैम. And then other forces? Then other forces. Okay, congratulations, your rank has helped you कि आप सीधा CISF में ही जाएंगे। आपकी CISF प्रेफरेंस क्यों थी? मैम CISF, जैसे हम दिल्ली के रहने वाले हैं, भले गांव में रहते हो लेकिन घूमते तो हैं दिल्ली में। तो इधर मेट्रोज पे भी CISF दिखती है, एयरपोर्ट पे भी दिखती है। इवन UPSC में मेरा मेंस था, जब मैंने 2020 में मेंस दिया था, ढोलपुर हाउस के अंदर ही था, उधर भी CISF थी। पार्लियामेंट हाउस पे CISF है, हर जगह CISF ही दिखती है दिल्ली में सबसे ज्यादा। तो एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा CISF में कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर वर्क लाइफ बैलेंस है। तो वो वर्क लाइफ बैलेंस को मैंने फ्यूचर के लिए कंसिडर करते हुए कि लाइक मैं तो ठीक रहूं, मेरी फैमिली भी साथ में सही रहे, तो वो फैक्टर मैंने कंसिडर करते हुए डाला। और बाकी CISF में पब्लिक इंटरेक्शन काफी ज्यादा है। बाकी फोर्सेस बॉर्डर पे हो सकती है, बट CISF ऑल इंडिया घूमती है हर जगह, तो काफी अपॉर्चुनिटी देगा मुझे कुछ सीखने की। लाइक मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी, इंटरपर्सनल स्किल्स इंप्रूव होंगी, और बाकी CISF में टेक्नोलॉजी का भी काफी काम है। तो वो कंप्यूटर इंजीनियर को थोड़ा और अट्रैक्ट कर गया। तो इट गिव्स अ लॉट ऑफ स्कोप एज वेल एज जो कंफर्ट आपको चाहिए फैमिली और अर्बन लाइफ का, वो भी मिल जाता है साथ में। कमिंग बैक टू इंटरव्यू, इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब हम बात कर रहे थे इंटरव्यू में, आपका फाइनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? आपका हाईलाइट क्या था उसमें कि ना दिस वाज द लोएस्ट इन इंटरव्यू एंड ये मेरा हाईएस्ट था, कि नहीं ठीक है इंटरव्यू अच्छा था? आपको ऐसा क्यों लगा कि आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था? मैम जब इंटरव्यू शुरू हुआ था तो मेरा 4th नंबर था। एक तो सबसे पहली चीज़ तो यही हो गई थी कि मैं इंटरव्यू से पहले जब मैं गया था तो मेरे साथ 2 लड़कियां गई हुई थी, और एक मेरी सिस्टर है और एक मेरी फ्रेंड है। इनको फोटोज का इतना शौक था कि मुझे भी इन्होंने फोटोज के बीच में इतना मिक्स कर दिया कि वो बुला रहे हैं हमें और मैं भूल गया कि वो हमें बुला रहे हैं। और मैं लेट हो गया, उन्होंने मुझे डांट लगाई कि आप यहाँ फोटो शूट कराने आए हो। That's actually new. Yes मैम। तो डांट मिली मुझे कि आप, और मेरे साथ एक बंदे को और डांट मिली, हम दोनों ही सिलेक्ट है, मेरी रैंक 1 है, उसकी भी कोई रैंक है, मैंने ध्यान नहीं दिया कौन सी थी। तो हम दोनों को ही रैंक मिली और दोनों के लिए अच्छा हो गया। बट उसके बाद जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे लगा था कि मेरा 1st नंबर होगा, क्योंकि लिस्ट जो आती है उसमें 1st नंबर पे नाम था मेरा। लेकिन उधर मेरे को 4th नंबर जो है वो मिला। और
जब मुझसे सवाल पूछे गए तो मेरी हॉबीज थी प्लेइंग स्ट्रीट गेम्स, उसमें उन्होंने पूछा कौन से स्ट्रीट गेम्स, तो मैंने गली क्रिकेट बता दिया। अच्छा। और वहां पे फिर बहुत सारे सवाल गली क्रिकेट के ऊपर आए जो मैंने ऐसे जवाब दिए जो बहुत ही इनफॉर्मल थे। मैंने मुझसे पूछा गया गली क्रिकेट में आउट कैसे होते हैं, तो मैंने बताया कि सर 1 टिप आउट होता है। मैंने बताया कि किसी के घर में बॉल चली जाती है तो आउट होता है। हाँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि यार क्या बता रहा हूँ मैं, ये मतलब कुछ और बढ़िया बता देता। सिमिलरली फिर एक मोमेंट ऐसा आया था जहाँ पे मेरे साइड में साइकोलॉजिस्ट बैठे थे और उन्होंने मुझसे पूछा व्हाई डू यू वांट टू जॉइन CAPF और CISF। तो जब मैंने कुछ बताया तो उन्होंने मुझे बोला अरे सच बोलो यार, इस तरह से उन्होंने बोला एग्जैक्टली ऐसे कि अरे सच बोलो यार। तो मैंने ऐसे ही स्माइल रखते हुए कि सर मैं सच ही बोल रहा हूँ। तो ये मुझे लगा था कि ये खराब हो गया। और एक मुझसे प्लेसमेंट का पूछा गया था, क्योंकि जिस कॉलेज से मैं पास आउट हूँ उधर अच्छी प्लेसमेंट मिलती है काफी, 20-25 लाख आराम से मिल जाते हैं। लेकिन जब मैंने बोला कि सर मैं प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको अब ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप बैठे क्यों नहीं। ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही बोला उन्होंने। फिर मैंने कुछ बताया कि मैं शुरुआत से क्लियर था कि मुझे सिविल सर्विसेज CAPF यही करना है, पब्लिक सर्विसेज में जाना है। फिर एक और जो लो था जिसने मुझे डरा दिया वो ये था कि आप फोर्सेज में जाना चाह रहे हो, इतना फोर्सेज हो रही है, CDS क्यों नहीं दिया आज तक। मैंने कभी CDS दिया ही नहीं आज तक। तो मैंने बोला कि सर मैं अपनी एनर्जी डाइवर्ट नहीं करना चाहता था, सारा फोकस सिविल सर्विसेज और CAPF की तरफ रखा। वो बोलते हैं कि डिफरेंट तो कुछ है नहीं। मैं कह सर पैटर्न डिफरेंट है और SSB जो वो भी डिफरेंट है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं। हाँ। तो ये था, दे के आने के बाद मुझे लगा कि मैं और बेटर कर सकता, क्योंकि मैंने तैयारी ज्यादा करी थी। बट जब मार्क्स आए तो लगा कि हाँ ये भी अच्छा हुआ है। देने के बाद ऐसा लग रहा था कि खराब हो गया, क्योंकि वो जो सर ने मुझे पूछा था ना सच बोलो यार, उसने काफी डरा दिया था। True. तो एक्चुअली उसी से मैं एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। अक्सर जब एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो जनरल स्टडीज़ का रिटन हो, MCQ हो या फिर इंटरव्यू, एक लो पॉइंट आता है। उसके बाद अपने आप को कैसे वहाँ से उठाना है, वो भी इन बिटवीन द एग्ज़ाम, क्योंकि वो आ जाता है। तो आप कैसे खुद को वहाँ पे हैंडल करते हैं? जी मैम, यहाँ मैं अपने लो पॉइंट के बारे में बताना चाहूँगा कि जब मैंने एक बार मेंस दिया, उसके बाद 2 बार प्रीलिम्स में फेल हो जाना, ये बहुत बड़ा लो पॉइंट था मेरे लिए। और अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट खत्म होते जा रहे हैं, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है मेंस लिखने की। मैं कहीं ना कहीं ये था एक बार और मेंस का मौका मिल जाए, इसको तो क्लियर कर देंगे, क्योंकि मैं पहले मेंस में वो देख चुका था कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। तो मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मेंस हो जाएगा, इतनी दिक्कत नहीं आएगी। बट वो मेंस का मौका ही नहीं मिल रहा मुझे। तो ये बात है 22 जून की, और फिर 7-8 दिन बाद मैंने अपने आप को ठीक करके कुछ काम करना शुरू किया, थोड़ा पढ़ाना शुरू किया, थोड़ा गाइडेंस देनी शुरू करी लोगों को CAPF के एग्जाम से रिलेटेड ही। और 1 साल तक मैंने अपने आप को इसमें बिजी रखा कि मैं वो काम करता रहूं जो मुझे उस जिस प्रिपरेशन से मैं जा रहा हूँ उसके रिलेटेड भी हो। हाँ। मुझे उसमें इंडल्ज भी रखे और साथ साथ कुछ सीखने को भी मिले। तो जो काम मैं पिछले 1 साल से कर रहा था उसने मुझे इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करी और मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, मुझे सिखाया, काफ़ी कुछ बोलना सिखाया। पहली बात तो पढ़ाना या फिर गाइड करना या फिर सेशंस लेना, उसमें मैंने बोलना सीखा। सबसे अच्छी बात तो ये हुई। और वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मेरे में इंटरव्यू में भी था। हर एक मॉक इंटरव्यू में बोला गया था कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, थोड़ी सी नॉलेज और इंप्रूव कर लो। तो बस ये मेन था, ये मेरा लो फेस था। मैंने एक ऐसा पाथ चूज करा जो मुझे उस गोल के साथ भी कनेक्टेड रखे और थोड़ा सा अलग डायरेक्शन भी दे दे, ताकि अगर कोई डिमोटिवेटेड हो रहा है तो कोई काम कर ले, या तो कुछ अर्निंग करनी शुरू कर दे या फिर कुछ और ऐसा शुरू कर दे जिससे वो नेगेटिव थॉट्स ना आए। बाकी ऐसे में आपकी फैमिली और आपका कोई फ्रेंड जो हो आपके पास, वो बहुत हेल्प करता है। और मैं दोनों ही चीज़ों में लकी था कि फ्रेंड भी था और फैमिली भी थी। सो यू हैव, आपको तरीका ढूंढना होता है टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। आपने मुझे अपनी कहानी बताई तो मैं एक सवाल और मेरे जहन में आया जो कि बहुत बच्चों के दिमाग में आता है कि आफ्टर गिविंग 2-3 अटेम्प्ट्स एक चीज़ आती है कि व्हाट इफ वी डोंट मेक इट, और क्या प्लान बी होना चाहिए। आपने कभी सोचा कि प्लान बी, अगर बाय द वे इफ़ आई डोंट मेक सिविल्स और CAPF, कोई प्लान बी पे मैं काम करूँगा, तो उसके बाद, और या फिर बच्चों के पास ऐसा आइडिया होना चाहिए नहीं, उस पर थोड़ा सा आप इनलाइटन कीजिए। मैम पहले मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरे 3 प्लान थे, प्लान A, B, C। तो प्लान A था सिविल सर्विसेज, अब वो हो नहीं रहा था तो प्लान B को A बना दिया और जो C था उसको B बना दिया। अब जो B है वो हो गया है, और अगर B नहीं होता तो C को A बना देते। तो C मेरा टीचिंग का था, पढ़ाने का था, गाइडेंस देने का था। तो B और C को साथ साथ लेके चलता रहा मैं, CAPF को और पढ़ाने वाले को। अब जब इसमें हो गया है तो C को अब छोड़ देंगे थोड़े टाइम के लिए, और अगर नहीं होता तो C को A बना देते। तो ये क्लियर रखा था मैंने। और बाकी मैं हर किसी बच्चे को कहूंगा कि कुछ ना कुछ प्लान B तो रखना जरूरी है। हाँ। क्योंकि आप सभी को पता है कि सिविल सर्विसेज में वैकेंसी बहुत ही कम आती है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। जब भी जा करके
कुछ 700-800 या 900 लोगों का सिलेक्शन होना है, तो उस 900 के अंदर आना पहली बारी में, दूसरी बारी में, तीसरी बारी में थोड़ा मुश्किल होता है। किसी को 6 अटेम्प्ट भी लग जाते हैं, चाहे वो IIT से पढ़ा हो, किसी को 2 अटेम्प्ट में काम हो जाता है, किसी का 1 में भी हो जाता है। तो प्लान बी होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, मेरे हिसाब से तो है। बाकी सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है इसमें। It does make sense. मोटिवेटेड होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी से ज़्यादा नहीं। प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। मैं अपनी लाइफ में हमेशा प्रैक्टिकल रहा हूँ। कोई मुझे ये भी बोलता है कि नहीं ये वाली नौकरी अच्छी नहीं है, वो वाली नौकरी अच्छी नहीं है, और इसमें इतना वो नहीं है, कि प्रैक्टिकल रहो। पहले तुम्हें मिला तो है नहीं, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो आप चूज नहीं कर सकते जब तक आपको कुछ मिला ही नहीं है। तो बस ये बात है कि प्लान बी होना जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं यार मैं तो IAS की तैयारी कर रहा हूँ, मैं CGL थोड़ी दूंगा, या मैं स्टेट PCS थोड़ी दूंगा, या फिर मैं कोई लोअर लेवल का जो ग्रुप B का, ग्रुप C का एग्जाम वो थोड़ी दूंगा। लेकिन आप ये भी तो समझो कि आप अभी सिर्फ अनएम्प्लॉयड यूथ हो और कुछ नहीं हो। ठीक है, आपका पास्ट क्या था वो आपको हेल्प करेगा जरूर, लेकिन दिला दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी मैम। देख इट वाज बहुत अच्छा लगा पूरी कन्वर्सेशन में। इट वाज वेरी लाइक इंसाइटफुल। वन मोर थिंग, अभी आगे बच्चे फ्यूचर में एग्ज़ाम लिखेंगे, आप अपने पूरे एक्सपीरियंस से ऐसी कौन सी स्पेशल गाइडेंस अपनी तरफ से उनको देना चाहेंगे, तो प्लीज़ उनको बताइए। मैम मैं 3-4 चीज़ें बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो हर एक बच्चे को जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ज़रूरी नहीं है CAPF हो, सिविल सर्विसेज हो, और कोई भी एग्ज़ाम हो, खुद के ऊपर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो आपकी फैमिली को भी नहीं आएगा, फैमिली को नहीं आएगा तो पड़ोसियों को भी नहीं आएगा, किसी को नहीं आएगा, टीचर्स को भी नहीं आएगा। तो खुद पे ट्रस्ट पहले होना जरूरी है। मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मैं क्लियर करूँ, मुझे तो ये भी पता है कि मैं IAS भी क्लियर करूँगा। तो कॉन्फिडेंस रख के चलता हूँ ना हमेशा शुरुआत से ही, तो वो कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। सिविल सर्विसेज अलग डिमांड रखता है, CAPF अलग डिमांड रखता है, CDS अलग डिमांड रखता है, CGL अलग डिमांड रखता है, स्टेट PCS की अलग डिमांड है। किसी स्टेट PCS में ऑप्शनल है, किसी में नहीं है। तो आप सिविल सर्विस की तैयारी के हिसाब से स्टेट PCS नहीं क्लियर कर सकते। अब UP PCS में से ऑप्शन हट गया, तो वो तैयारी यहाँ नहीं चलेगी। तो ट्वीक करना आना चाहिए, चेंजेस करने आनी चाहिए, मॉडिफिकेशन आना चाहिए। तीसरा मैं ये बोलूँगा कि अगर आप CAPF के लिए तैयारी कर रहे हो खासकर, तो आपको फिजिकली अपने आप को फिट रखना है, फिजिकली एंड मेडिकली फिट। फिजिकली फिट रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसा मैंने बताया मेरे 185 मार्क्स थे, मैं 190 वालों को भी जानता हूँ, लेकिन वो फिजिकल में लॉन्ग जंप में बाहर हो गए, कोई 100 मीटर में बाहर हो गया, कोई शॉर्ट पुट में बाहर हो गया। तो ये फिजिकली फिट रखना बहुत जरूरी है। और मेडिकली तो जितना आप कर सकते हो उतना ठीक है, जो नहीं आपके हाथ में वो तो कुछ हो नहीं सकता। किसी बच्चे को अगर वहीं जाके पता चलता है वो कलर ब्लाइंड है तो वो तो कुछ नहीं कर सकता उसमें। और बाकी इंटरव्यू में 2 चीजें हैं, एक तो पढ़ना और दूसरा है बोलना। पढ़ना आप कर सकते हो पार्ट्स में डिवाइड करके, अपना डेफ, अपनी इंटरनल सिक्योरिटी, अपने करंट अफेयर्स, ये 3 मेजर चीजें हैं। और बोलना वो आपको रेगुलरली करना पड़ेगा, चाहे वो बच्चों के साथ बात करो, चाहे वो लोगों के साथ बात करो, मिरर के सामने बात करो, वो जैसा भी आपसे हो सके वो जरूरी है। तो ये मेरी सजेशंस रहेंगे। It was actually very nice talking to you. Thank you. आप आए और अपने इतने सारे बच्चों को एक्चुअली गाइडेंस दी। एंड आप फ्यूचर में आपके लिए ऑल द वेल विशेस कि आप जो चाहें वो हासिल हो आपको। जी मैम। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच मैम।